हम उसे कहते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय, या याद रखिए अगर पर्वतीय शब्द लगा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो हिमालय वनस्पति की बात हो रही है। क्लियर हो गया। आप इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, माउंटेन और हिमालयाज वेजिटेशन। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि अब हमें पर्वतों की बात करना है, और जब भी पर्वतीय वनस्पति की बात होती है तो वो हिमालय पर फोकस करती है। समझ में आया। तो वो पर्वतीय वनस्पति न लिखकर हिमालय वनस्पति भी लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब पर्वतीय वनस्पति के बारे में सबसे पहले ये पता कीजिए कि पर्वतीय वनस्पति आपको मिलेगी कहाँ पर, क्या चोटी में या घाटी में या कहीं और। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है बच्चे कि यह जो वनस्पति है यह पर्वतीय क्षेत्र में, यह पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों के ढाल, यह पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों के ढाल के सहारे पाई जाती है। ढाल के सहारे पाई जाती है। आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए ये बहुत आसान है, समझिएगा कि यह पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों का जो ढाल है उसी ढाल के सहारे पाई जाती है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें भूलना नहीं है कि यह पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों के ढाल के सहारे क्या है, पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि पर्वतीय प्रदेश में, अब देखिए एक एक चीज को बखूबी समझिए। पर्वतीय प्रदेश में बढ़ती ढाल, बढ़ती ढाल, और देखिए ढाल बढ़ेगी तो जाहिर है ऊंचाई भी बढ़ेगी। क्लियर है। तो पर्वतीय प्रदेश में बढ़ती ढाल या ऊंचाई के सहारे, ऊंचाई के सहारे तापमान भी घटता जाता है। तापमान भी घटता जाता है। क्लियर है। अतः जलवायु भी बदलती जाती है। एकदम आसान से समझिए बच्चे। ठीक है। ढाल बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, और ये तो सालों भर होगा, और अगर सालों भर होगा तो फिर जलवायु बदलेगी। अतः जलवायु भी बदलती जाती है। अतः जलवायु भी बदलती जाती है। क्लियर है। अगर जलवायु बदलेगी तो सिंपल सी बात है कि एवं वनस्पति प्रतिरूप, यानी कि वेजिटेशन का जो पैटर्न है, क्लियर है, वनस्पति प्रतिरूप भी बदलती जाती है। वनस्पति प्रतिरूप भी क्या है, बदलती जाती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पर्वतीय प्रदेश में ढाल और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा उसके सहारे तापमान भी क्या है, घटता जाता है। तापमान घटता जाता है, जलवायु भी बदलती जाती है, और जलवायु बदला तो वनस्पति प्रतिरूप भी अपने आप क्या होगा बच्चे, बदलती जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पर्वतीय वनस्पति में, माउंटेन वेजिटेशन में याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भूलिएगा नहीं, कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश विश्व का एकमात्र प्रदेश है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश विश्व का एकमात्र प्रदेश है जहां 6 किलोमीटर के क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र का मतलब आप ऊंचाई से लेंगे। ठीक है। 6 किलोमीटर के क्षेत्र में विश्व की सभी वनस्पति प्रजातियां, विश्व की सभी वनस्पति प्रजातियां, विश्व की सभी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया है, इसे सभी बच्चे क्या कीजिए, याद कीजिए। क्लियर है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश विश्व का एकमात्र प्रदेश है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्या है, विश्व का एकमात्र प्रदेश है जहां सिर्फ 6 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी ऊंचाई में
विश्व की सभी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति की प्रजातियां, जितने भी, वो सब हिमालय की गोद में है, क्योंकि हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जिसे हम 6 किलोमीटर कहते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है बच्चे, इसे सभी लोग याद रखिएगा कि हिमालय विश्व का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पति प्रजातियां, जितने भी वेजिटेशन है, वो सब के सब क्या है, हिमालय की गोद में पाई जाती है। पूरी बात यहाँ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब बच्चे इसको समझने के बाद अब मैं आपको एक ग्राफिक करके पहले हिमालय का वो वनस्पति प्रतिरूप दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, जहां से आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो पहले मैं ये मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफिक में ये सारी चीजों को देखेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन सी वनस्पति प्रजातियां हैं या कौन कौन सी वनस्पति क्या है, प्रतिरूप है। तो हमारा हेडिंग क्या है, हम सभी लोग जानते हैं हमारा हेडिंग है हिमालय या पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, चलिए यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए। ये देखिए, ये मैंने हिमालय पर्वत बना दिया। ठीक है, तो आपने पहले देखिए हिमालय पर्वत देखा। अच्छा, अब आपको पता है कि हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर। ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब ये जो है बच्चे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ढाल, यानी के स्लोप। ये क्या है, ये इसका ढाल है और ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। देख रहे हैं, ऊंचाई भी क्या है, बढ़ रही है। तो स्लोप बढ़ा, ऊंचाई बढ़ी, और ऊंचाई जब बढ़ रही है तो याद रखेंगे कि इसकी जलवायु भी क्या है, वो बदलती है। जलवायु भी क्या है, बदलती है। एकदम आसान भाषा में समझते चलिए। क्लियर है कि अगर ढाल बढ़ रहा है तो देखिए मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ कि इसका एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है, और अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगी तो याद रखेंगे कि इसकी जो जलवायु है, इसका जो क्लाइमेट है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप बदलता है, बदलती है। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, हाइट का पैटर्न बना दूंगा। ठीक है, ये देखिए बच्चे, सबसे पहले ये है ऊंचाई 1400 मीटर। क्लियर है, जमीन से 1400 मीटर। तो जमीन से 1400 मीटर में आपको कौन कौन से वन मिलेंगे, तो याद रखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। देखिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति एवं अर्ध सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति, दोनों यहाँ पर मिल रहा है। आप इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। यहाँ आपको एकदम पूरी बात क्लियर हो चुकी है, तो भूलना नहीं है आपको। क्लियर है। अच्छा, फिर 1400 के ऊपर देखिए एक ऊंचाई मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, अब 1400 के ऊपर फिर हम कहाँ चले गए, ये चले गए हम 1800 मीटर। क्लियर है, पहले मैं आपको पूरा हाइट पर दिखा देता हूँ। ठीक है, 1800 मीटर, 1800 के ऊपर ये देखिए हम कहाँ आ गए, 2400 मीटर। फिर 2400 मीटर के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो फिर हम कहाँ आ गए, 3300 मीटर। जो यहाँ है वही यहाँ है। क्लियर है बच्चे, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम। क्लियर है, जो यहाँ पर है वही क्या है, वहां पर है। तो पहले ये ऊंचाई को मैंने बताया है, और देखिए किस तरीके से टेम्परेचर बदलेगा तो क्लाइमेट भी बदलेगी। अब देखिए
1400 से 1800 के बीच में कौन सा जंगल मिल रहा है? तो यहाँ हमें मिल रहा है उपोष्ण पतझड़ वनस्पति, उपोष्ण पतझड़ वनस्पति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब 1800 से 2400 मीटर के बीच में आएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ मिलेगा शीतोष्ण चौड़ी पत्ती, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती पतझड़ वनस्पति, टेम्परेट ब्रॉड लीफ डेसिडुअस वेजिटेशन। देख रहे हैं? आपको एक एक चीज याद रखना है। वो सीक्वेंस पूछते हैं, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इससे ज्यादा नहीं होगा। आप यहाँ पर ही क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को तुरंत डील कर लेंगे। अब 2400 से 3300 के बीच क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा शंकुधारी या कोणधारी या ताइगा या अल्पाइन वनस्पति। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कोनिफेरस टैगा अल्पाइन वेजिटेशन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो 3300 मीटर की हाइट है, बच्चे यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि इस 3300 मीटर की हाइट को ही क्या कहा गया है? कहा गया है वृक्ष रेखा, वृक्ष रेखा यानी के टिम्बर लाइन। क्या कहा है हमने? वृक्ष रेखा यानी के टिम्बर लाइन। तो देखिए, हमें समझना है कि टिम्बर लाइन क्या होता है, वृक्ष रेखा क्या होता है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जमीन से 1400 मीटर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वनस्पति मिल रही है और उसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है 1400 मीटर। फिर 1400 मीटर के ऊपर की ऊंचाई क्या है? 1800 मीटर। इनके बीच क्या मिल रहा है? उपोष्ण पतझड़ वनस्पति सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन। अब 1800 के ऊपर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2400 मीटर। इन दोनों के बीच शीतोष्ण चौड़ी पत्ती पतझड़ वनस्पति, टेम्परेट ब्रॉड लीफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा, अगर 2400 से अगर आप ऊपर जा रहे हैं 3300 मीटर के हाइट पर, तो यहाँ मिल रहा है शंकुधारी, कोणधारी, ताइगा या अल्पाइन वन। और 3300 मीटर को वृक्ष रेखा कहते हैं, टिम्बर लाइन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि वृक्ष रेखा क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ आपको नोट में बता देता हूँ कि जो टिम्बर लाइन है, टिम्बर लाइन यानी कि वृक्ष रेखा क्या होती है, ये छोटी छोटी बातों को समझना है। तो याद रखना है कि जिसके ऊपर, यानी ये वृक्ष रेखा है कि जिसके ऊपर वृक्ष या जो पेड़ है वो नहीं मिलते, वृक्ष या पेड़ नहीं मिलते। झाड़ियां मिल सकती है, काई लाइकेन मिल सकता है, पर याद रखेंगे कि ऊपर जो है पेड़ नहीं मिलता, उसी को हम क्या कहते हैं? टिम्बर लाइन यानी कि वृक्ष रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हिमालय में टिम्बर लाइन कहाँ पर है, तो आप सीधे कहेंगे कि हिमालय में टिम्बर लाइन 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, अब लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ। इसको क्या बांट देता हूँ? दो भाग में। इधर देखिए, इस तरफ के जो भाग हैं, ठीक है, इस तरफ के भाग को मैंने क्या कहा है? इस तरह के भाग को मैंने कहा है पश्चिम हिमालय। ठीक है, तो इधर क्या है बच्चे? आपका पश्चिम हिमालय है। और इस तरफ के भाग को देखिए मैंने क्या नाम दिया है? पूर्वी हिमालय। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, पश्चिम हिमालय और उधर क्या है? उधर है पूर्वी हिमालय। तो पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय मैंने आपको दो भाग में बांट दिया। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि पूर्वी हिमालय के लिए ये कहा गया है कि ये जो है कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
कर्क रेखा के समीप है। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के भी ये क्या है, समीप है, नजदीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अक्षांश क्या है, इसका निचला है। अगर आप नक्शे में, बच्चे केयर कीजिएगा कि अगर आप नक्शे में हिमालय पर्वत को देखेंगे तो जो पश्चिम हिमालय है, क्लियर है, उसकी तुलना में अगर आप पूर्वी हिमालय को देखिएगा तो पूर्वी हिमालय आपको बच्चे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीप दिखेगा, बंगाल की खाड़ी के भी नजदीक दिखेगा और उसका अक्षांश भी निचला दिखेगा। तो इन सब के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि तापमान ज्यादा हो जाता है। देख रहे हैं, इन सब के कारण इस हिस्से में तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और अगर तापमान ज्यादा होगा इसका मतलब है कि तुलनात्मक रूप से वनस्पति की ऊंचाई भी यहाँ क्या होती है, बढ़ जाती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में क्या है कि तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने से वनस्पतियों की जो ऊंचाई है वो पूर्वी हिमालय में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए टिम्बर लाइन भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बर्फबारी जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर होती है, पर यहाँ पर बर्फबारी इसी ऊंचाई पर हो जाती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि पूर्वी हिमालय की जो बर्फबारी है वो थोड़ी क्या होती है, ऊंचाई पर होती है। क्यों? बर्फबारी भी ऊंचाई पर होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा है, इसलिए ऊंचाई ज्यादा है। ये जो वेजिटेशन का पैटर्न है, वनस्पति का प्रतिरूप है, उसकी भी ऊंचाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ टिम्बर लाइन भी ऊंचा हो जाता है और वृक्ष बर्फबारी भी ऊंचाई पर होती है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि पूर्वी हिमालय के जंगलों को भी हॉट स्पॉट का दर्जा मिला है। किसका दर्जा मिला है? हॉट स्पॉट का दर्जा मिला है यहाँ के वन को, यहाँ के फॉरेस्ट को। जैसा मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसे हॉट स्पॉट का दर्जा मिला है जंगलों के कारण, उसी तरह पूर्वी हिमालय के जो जंगल हैं उस जंगल को भी क्या मिला है, हॉट स्पॉट का दर्जा मिला है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सारे कंडीशन है। तो जो पश्चिम में आपको ऊंचाई दिख रही है वो पूरब की तुलना में सब थोड़ा थोड़ा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टिम्बर लाइन भी ज्यादा होगी, बर्फबारी भी थोड़ी ऊंचाई पर होगी। तो यही बच्चे आपको समझना था कि पश्चिमी और पूर्वी भारत, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के जंगलों में व्हाट इज द मेन जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो क्या है। तो जब आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, वो सीक्वेंस पूछेंगे कि आप नीचे से ऊपर की ओर क्रम लगाओ, तो आप यही क्रम बताना, या कहेंगे ऊपर से नीचे क्रम लगाओ तो भी यही क्रम सीक्वेंस बनेगा, या वो ये कहेंगे कि आप पश्चिमी ढाल से चढ़ रहे हैं और पूर्वी ढाल से उतर रहे हैं तो क्रम बनाइए। तो भी आप देख लेना भाई, चढ़ते हुए कौन सा क्रम हो रहा है और उतरते हुए कौन सा क्रम हो रहा है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो ग्राफ है बच्चे, ये ग्राफ इतना ज्यादा वैज्ञानिक है कि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। आपको यहाँ पूरी बात समझ में आ चुकी है।